हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था ओम्स लॉ, और वहाँ पे हम लोग देखा था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट पे किस तरह से डिपेंड कर रहा है, किस तरह से बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई हम लोगों ने वहाँ पे देखा था। और एक रिलेशन हम लोगों ने देखा था V इज इक्वल टू आर आई। वहाँ से हमको एक टर्म मिला था, एक कॉन्स्टेंट मिला था आर, रेजिस्टेंस। और मैंने कहा था कि हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, इससे रिलेटेड जो टर्म्स आते हैं कि क्यों ये रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, कहाँ से ये रेजिस्टेंस, व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि रेजिस्टेंस होता क्या है। तो जैसे इसका नाम ही है रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का क्या मतलब होता है, रेजिस्ट करना। रेजिस्ट करने का क्या मतलब है, किसी भी चीज़ का रेजिस्ट होना, वही क्या होता है, रेजिस्टेंस। रेजिस्ट करने का मतलब है रोकना, किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करना, उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्ट करना। अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे क्लास 11th में, मोशन पढ़े थे, तो मोशन में आप लोग देख रहे थे कि जैसे ही मोशन हो रहा है तो मोशन को अपोज कौन कर रहा था, वहाँ पे फ्रिक्शन आ जा रहा था। और फ्रिक्शन क्या कर रहा था, मोशन को अपोज करने लग रहा था। जैसे जैसे मोशन हो रहा था फ्रिक्शन उसको क्या कर रहा था, अपोज करने लग रहा था। वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी हमने यहाँ पे करंट को प्रोड्यूस कराया, करंट को फ्लो कराया सर्किट में। अब करंट फ्लो होने लगेगा तो उसको अपोज करने के लिए कौन आ जा रहा है, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कंडक्टर का आ जा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मतलब पोटेंशियल हमने अप्लाई कराया था, और पोटेंशियल अप्लाई करने से हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पे क्या था, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जा रहा था, इलेक्ट्रॉन्स को ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जा रहा था। और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के मिलने के कारण क्या हो रहा था, करंट का प्रोडक्शन हो रहा था। तो कह सकते हैं कि हमने एक कंडक्टर की नेचुरल थिंग को, नेचुरल क्या था कि वो रैंडम मोशन कर रहा था, लेकिन पोटेंशियल देने से उसका रैंडम मोशन खत्म हो गया और वो एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल करने लगा, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन हुआ। और इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन वो उसका नेचुरल जो कॉन्फ़िगरेशन रहा होगा उसको उसने चेंज कर दिया, रैंडम मोशन को उसने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में चेंज कर दिया। तो हम लोग कह सकते हैं कि उसके नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन को, जैसे ही आप लोग देखते हो ना कि कहीं भी कुछ नेचुरल कंपोजिशन में कुछ भी चेंजेस आते हैं तो एक प्रॉपर्टी ऐसा जनरेट हो जाता है जो उसको अपोज करना स्टार्ट करता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मोशन हमने पढ़ा था, तो आप लोगों ने वहाँ देखा था कि मोशन जैसे ही एग्जिस्ट करने लग रहा था, उसका अपोज करने के लिए वहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्ट करने लग रहा था। तो वैसे ही यहाँ पे जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट आता है, तो इलेक्ट्रिक करंट के आते ही वहाँ पे क्या हो रहा है, एक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कंडक्टर का जनरेट हो रहा है, जो कि अपोज कर रहा है, किसका, किस चीज़ का अपोज कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का ही अपोज कर रहा है, किसका प्रोडक्शन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। क्या अपोज कर रहा है, करंट के फ्लो का अपोज कर रहा है। ठीक है, एक तो ये डिफिनीशन हम लोग कह सकते हैं। दूसरी डिफिनीशन हम लोग का है ये कि ये एक तरह से और हम लोग कह सकते हैं, हमने एक फॉर्मूला देखा था, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो हम लोग सिंपल कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग अक्रॉस द कंडक्टर। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ये दो तरह से इसका डिफिनेशन हम लोग अपने तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की, कि इसका एसआई यूनिट क्या होता है। तो इसका एसआई यूनिट की अगर बात करें हम लोग, तो इसका एसआई यूनिट होता है ओम। ठीक है, अब ये साइंटिस्ट के नाम पे है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये ओम है और इसको हमने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। और जब इसको हम लोग डिनोट करेंगे तो हम लोग इसको डिनोट करेंगे ओमेगा से। किस चीज़ से हम लोग डिनोट करेंगे इसको हम लोग डिनोट करेंगे ओमेगा से। किससे, ओमेगा। इसको हम लोग बोलते हैं, इस साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें, अगर आप डिफिनीशन आप लोग देखते हो ना, ओमेगा है, तो ओमेगा का क्या मतलब है कि ये एक ओम का एक साइन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम लोग बात करें व्हाट इज 1 ओम, जैसे क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 ओम, तो 1 ओम क्या हो सकता है, इसी वाले फॉर्मूले में अगर हम लोग आर की जगह पे क्या करें, V की जगह पे अगर 1 वोल्ट रख दे और करंट की जगह पे 1 एम्पियर रख दे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 ओम रेजिस्टेंस हम लोग क्या कह सकते हैं कि एक कंडक्टर है 1 ओम रेजिस्टेंस व्हेन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड थ्रू द कंडक्टर थ्रू विच 1 एम्पियर ऑफ करंट इज फ्लोइंग। ठीक है, मतलब अगर एक कंडक्टर में
1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया जा रहा है और उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें रेजिस्टेंस कितना एग्जिस्ट करेगा, 1 ओम रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें इसके डायमेंशनल फार्मूला की, तो डायमेंशनल फार्मूला हम लोग देखते हैं इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा। डायमेंशन भी याद रखना जरूरी होता है, तो डायमेंशनल फार्मूला बहुत लोग याद नहीं रखते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो फार्मूले से क्या करते हैं, उसको जनरेट करते हैं। जैसे हमारा फार्मूला है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, तो R इज इक्वल टू है V अपॉन आई, और V क्या होता है, W अपॉन Q होता है, और अपॉन I होता है। W अगर हम लोग याद करें, W का अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल, अगर हम लोग इसको याद करें, W का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो वो होता है ML T-2, और यहाँ पे L स्क्वायर होता है, और Q की जगह पे हम लोग लिखते हैं AT, करेंट इंटू टाइम, एम्पियर इंटू टाइम, और I का क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, और आगे हम लोग क्या करेंगे, जो भी टर्म्स है नीचे वो सब ऊपर चले जाएंगे, और हम लोग इसको लिख सकते हैं डायमेंशन फार्मूला को ML स्क्वायर, और एक T जो नीचे है ये ऊपर आएगा, और ये हो जाएगा T पे -3, और A पे हो जाएगा -2, एक A यहाँ एक A यहाँ, दोनों मिलके हो जाएगा -2। तो ये इसका हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला ML स्क्वायर T-3 A पे -2। अब हम लोग बात करेंगे व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस वजह से यहाँ पे कंडक्टर में ऐसा क्या हो रहा है कि उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जा रही है रेजिस्टेंस की। आइए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस। तो कॉज ऑफ रेजिस्टेंस को समझने के लिए बहुत सिंपल है वो। मानते हैं हम लोग ये कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर को हमने क्या किया है कि एक बैटरी से कनेक्ट करा दिया है। अब बैटरी से कनेक्ट कराने के बाद क्या होता है, कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पहले तो रैंडम मोशन करते रहते हैं, और जैसे ही हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कराया तो सबको एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जाता है, और सब एक डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन जो होता है कंडक्टर का, जो पॉजिटिव वाला प्लेट होता है उसके साइड में सब क्या होते हैं, ट्रेवल करने लगते हैं, सब ड्रिफ्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इसमें, ऐसे इस कंडीशन में क्या हो सकता है, आप लोगों ने देखा था, मैंने बताया था कि जब सब एक तरफ ड्रिफ्ट होने लगते हैं तो आपस में उनके बीच एक फ्रीक्वेंट कोलिजन होने लगता है, बहुत सारे कोलिजन होने लगता है, मतलब सभी के सभी इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने लगते हैं। तो जब वो आपस में टकराने लगते हैं तो टकराने की वजह से क्या होता है कि वो एक दूसरे के, जैसे अब ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये आगे बढ़ना चाह रहा है, तो जो सामने वाला इलेक्ट्रॉन है वो उससे कोलाइड कर जा रहा है। कोलिजन होने की वजह से वो उसके मोशन का अपोज करेगा। आप जानते हो जैसे ही कोलिजन होता है वहां पे बीच में क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो कोलिजन होने की वजह से क्या होता है कि वो जो कोलिजन हो रहा है वो अपोज कर रहा है उस फ्लो का। अगर ये फ्लो नहीं होता, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से एक तरफ का फ्लो नहीं होता, एक तरफ नहीं जाते सभी इलेक्ट्रॉन, तो ये कोलिजन उस तरह से नहीं हो पाता। तो सभी इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाने की वजह से उनके बीच क्या हो रहा है, एक फ्रीक्वेंट कोलिजन हो रहा है, और वो फ्रीक्वेंट कोलिजन होने की वजह से ये जो प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस की वो यहाँ पे एग्जिस्ट करने लग रही है। क्या करें, हमें इसको फिर से समझना है कि जैसे ही हमने बैटरी में क्या किया, बैटरी यहाँ पे अप्लाई किया, बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे लगाया हमने, तो कंडक्टर में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो कि रैंडम मोशन कर रहे थे, और रैंडम मोशन में भी उनके बीच कोलिजन हो रहा होगा, लेकिन वो उतना इफेक्टिव कोलिजन, वो दूसरे तरह का कोलिजन। वहां पे वो क्या है कि करंट का एग्जिस्टेंस था ही नहीं, तो वो अलग बात है। यहाँ पे करंट भी एग्जिस्ट करने लग रहा है, एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल जा रहा है, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कोलिजन होने लग रहा है, और कोलिजन होने की वजह से सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक डायरेक्शन में जाते हुए उनके बीच क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। कह सकते हैं कि 1 डायमेंशनल कोलिजन इनके बीच एक हो रहा है। तो ये कोलिजन होने की वजह से इनके अंदर एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, जो कि ये मोशन का, इलेक्ट्रॉन के मोशन का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, और इस वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज होने लग रही है। ठीक है, तो ये कोलिजन होने की वजह से ही यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आने लग रही है, इनके बीच कंडक्टर में एक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर पूछा जाएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ रेजिस्टेंस, तो हम लोग कह सकते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन, ड्यू टू फ्रीक्वेंट कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, बिटवीन फ्री इलेक्ट्रॉन कोलिजन, सबसे इंपॉर्टेंट कोलिजन ही है, फ्री इलेक्ट्रॉन, देयर एग्जिस्ट ए प्रॉपर्टी, resistance which opposes
द फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट का अपोज हो रहा है। अब एक बात आप लोगों को फिर समझना है कि ये जो हमारा V है, ये सब V की वजह से हो रहा है। V का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो रहा है। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस V यहाँ पे नहीं होता तो ना यहाँ पे करंट का प्रोडक्शन होता, ना यहाँ पे रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता। अगर रेजिस्टेंस तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम लोग V यहाँ पे लगाएंगे। अगर V नहीं होगा तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो वैसे भी अगर सभी कंडक्टर के अंदर, सभी इंसुलेटर के अंदर अपना एक रेजिस्टेंस तो होता है, वो अपना रेजिस्टेंस इस बात का होता है कि अपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज नहीं करने देना चाहता है। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं ये सारे फिगर को मैं हटा के एक जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे। अब ये इलेक्ट्रॉन की जगह फिक्स है कि यहाँ पे इसको होना चाहिए था, लेकिन V लगाने की वजह से क्या हो रहा है, V पोटेंशियल लगाने की वजह से क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से हटने की कोशिश करेगा, ड्रिफ्ट करने की कोशिश करेगा। तो कंडक्टर के अंदर अपनी एक प्रॉपर्टी होगी जो वो नहीं चाहेगा कि वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से ड्रिफ्ट करे। वो इसका नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है कि उसका इलेक्ट्रॉन उस जगह पे रहना चाहिए था, लेकिन V लगाने की वजह से वो अपनी जगह को छोड़ने की कोशिश करेगा। और उस जगह को छोड़ने की कोशिश करने की वजह से हम लोग कह सकते हैं कि वहां पे एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक कारण ये भी कह सकते हैं। दूसरा कारण ये है कि जैसे ही हमने यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लगे। सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करने लग रहा है। तो करंट का प्रोडक्शन तो हो ही रहा है ड्रिफ्ट होने की वजह से, लेकिन दूसरी चीज यहाँ पे ये भी है कि ड्रिफ्ट होने में एक चीज और हो रहा है कि आपस में इनके बीच कोलिजन हो जा रहा है। और वो कोलिजन हो जाने की वजह से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये इनके बीच एक रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करने लग रहा है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, आगे बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग लेंथ को बढ़ा देंगे तो आप लोग देखोगे कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एरिया ज्यादा कवर करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को। ज्यादा एरिया कवर करने का मतलब है कि लेंथ ज्यादा, मतलब ज्यादा कोलिजन होगा, ज्यादा लेंथ मिल जाएगा कोलिजन होने के लिए। या एरिया बढ़ाएंगे हम लोग, ये एरिया बढ़ाएंगे तो सरफेस थोड़ा चौड़ा हो जाएगा, और चौड़ा होने का मतलब ये है कि अब एरिया थोड़ा बढ़ गया है तो कोलिजन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो कैसे कैसे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, इन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। फिर हम लोग ये देखेंगे कि कंडक्टर का जो नेचर है, नेचर ऑफ कंडक्टर या नेचर ऑफ जो मटेरियल हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस तरह का है, तो उस पर भी डिपेंड करता है ये। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं पहले आप लोग बता देता हूं कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, इन तीनों चीजों पे बात करेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर पे किस तरह से रेजिस्टेंस डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी किस तरह से टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो ये रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस जो है लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले हम लोग ये चीज याद रखेंगे। हम लोग को, मैंने पहले आप लोग को ओम्स लॉ जब बताया था तो वहां मैंने बताया था कि आर का एक फॉर्मूला हम लोग को मिला था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और वो सब रखने के बाद हम लोग ने देखा था कि आर इज इक्वल टू था ml/a/ne² टाउ। ये एक फॉर्मूला हम लोगों ने वहां से देखा था, तो इस फॉर्मूले को भी हम लोग याद रखेंगे, इससे भी हम लोग कुछ समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये लेंथ पे कैसे डिपेंड करता है, लेंथ पे ये किस तरह से डिपेंड करता है। ठीक है, आप लोगों ने क्लास 10 में भी इन चीजों को पढ़ा होगा, लेकिन वहां पे आप लोगों ने शायद उतनी डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, आप लोग ये जानते थे कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। अब यहाँ पे हम लोग को ये जानना है कि कैसे ऐसा हो रहा है। तो सबसे पहले तो इस फॉर्मूले की बात करते हैं। इस फॉर्मूले में हम लोग देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और एरिया है उस पर इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये कैसे डिपेंड कर रहा है, अब इसको हम लोग समझते हैं। पहले इसको हम लोग पहले समझेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। सबसे पहले मैंने दो फिगर बनाया, इन फिगर पे ध्यान देते हैं। अगर ये फिगर है हमारा, इसमें लेंथ L है और इसमें हमने अप्लाई किया V और करंट हमको मिला I। ठीक है, तो होगा क्या
रेजिस्टेंस हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू ML/ANE² टाउ। सिंपल ये मान लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसी कंडक्टर को ज्वाइन कर दिया, दो कंडक्टर ले लिया, या कह सकते हैं कि एक ऐसा कंडक्टर ले लिया जिसका लेंथ इसका जस्ट दुगुना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L और L 2L हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां से हमारा ये फॉर्मूला हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू, अब M है ये हो जाएगा 2L/ANE² टाउ। एरिया हमने सेम रखा है, सब कुछ सेम रखा है, बस लेंथ को क्या किया है, दुगुना कर दिया है। तो जैसे ही हम लोग लेंथ को दुगुना करेंगे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हमें यहाँ पे मिल जाएगा, हम 2 को बाहर कर लेंगे, ये हो जाएगा ML/ANE² टाउ, और यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 2R, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो अब दोगुना हो गया, पहले वाले रेजिस्टेंस का 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। ये तो हो गया न्यूमेरिकल तरीके से समझने का, फॉर्मूले से हमने इसको समझा। अब हम इसको कॉन्सेप्चुअली समझते हैं कि होता क्या है, रेजिस्टेंस लेंथ से कैसे बढ़ जाता है लेंथ को बढ़ाने। तो सबसे पहली चीज मान लेते हैं कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को हमने पोटेंशियल दिया, डिफ्ट वेलोसिटी मिला उसको, उसके ऊपर फोर्स लगा, और इलेक्ट्रॉन को डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है, यहां से यहां आना पड़ रहा है, यहां से उसको यहां तक आना पड़ रहा है। मतलब उसको कंडक्टर का लेंथ जो है L है, उतना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाने के लिए, यानी कि उसका डिस्टेंस L है, उसको उतना कोलिजन पार करते हुए, रास्ते में बहुत सारे कोलिजन होंगे, उसको वो पार करते हुए वहां तक पहुंचेगा, ठीक है। जैसे ही हम इस डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, यानी लेंथ ऑफ कंडक्टर को बढ़ाएंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ तक उसको पहुंचना है, तो यहाँ तक पहुंचने के लिए अब उसको पहले से दुगुना रास्ता तय करना पड़ेगा। पहले L करना था, अब 2L करना पड़ेगा, यानी दुगुना रास्ता तय करने का मतलब है, हो सकता है कि दोगुना कोलिजन हो, कोलिजन क्या हो जाए, दुगुना हो जाए, ठीक है। तो इस वजह से जैसे ही लेंथ बढ़ेगा, अब ये चीज तो कम हो गया है, ये तो पहले से ही सेम है, ये चीज जितना है वो तो पहले से एरिया है, लेकिन डिस्टेंस उसको ज्यादा कवर करना पड़ रहा है, लेंथ उसका ज्यादा हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन को वो लेंथ ज्यादा कवर करना पड़ रहा है। तो कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन भी बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने का ये मतलब होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ कोलिजन होने का ये मतलब है कि अब रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी लेंथ के बढ़ने से कोलिजन बढ़ा और कोलिजन के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ा। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। दो तरह से हम लोग समझे हैं, एक ये फॉर्मूले से समझे हैं और एक कॉन्सेप्चुअली इसको इसके फिगर से समझे हम लोग, ठीक है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग लेंथ को दुगुना करेंगे, रेजिस्टेंस भी दुगुना होगा, लेंथ को 4 गुना कर देंगे, 4 टाइम्स कर देंगे, तो रेजिस्टेंस भी 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। या लेंथ को हमने हाफ किया, आधा कर दिया, तो हमारा रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। आगे हम लोग बात करते हैं कि इसकी डिपेंडेंसी एरिया पे कैसे होती है। मतलब सेम फिगर में हम लोग बात करेंगे कि जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो एरिया पे किस तरह से, किन किन चीजों से वो डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग बात करें एरिया की अगर हम लोग बात करें तो आपके फॉर्मूले में हमने देखा था ML/ANE², तब वहां फिर A था, ठीक है। यानी कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर, प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ये चीज हो गया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है अभी समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारा ये कंडक्टर है, पहले इसका एरिया A रहा होगा और लेंथ इसका L रहा होगा। लेंथ को हमको यहाँ इंक्रीज नहीं कराना, हमको यहाँ एरिया से मतलब है। हमने क्या किया, यहाँ पे इसका एरिया बढ़ा दिया, एरिया हमने इसका लगभग 2 टाइम्स कर दिया, और यहाँ पे इसको हमने बढ़ा दिया, एरिया को हमने 2 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है। एरिया को बढ़ाने से क्या होगा, एरिया को बढ़ाने से ये होगा, अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आना है इसको, ठीक है। जस्ट इमेजिन करिए कि मैंने आपको जो एग्जांपल बताया था कमरे में भीड़ वाला, तो कमरे का दरवाजा पहले थोड़ा पतला है, ठीक है, तो भीड़ निकलने में बहुत टाइम लग रहा है, और कमरे का दरवाजा जैसे ही हमने चौड़ा किया, काफी मतलब 2 टाइम्स कर दिया, अब वो भीड़ थोड़ा कम हो गया पहले से, क्योंकि रास्ता ज्यादा मिल गया भीड़ को जाने के लिए, तो वो रास्ता ज्यादा कम हो गया, रास्ता बढ़ गया। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पे क्या है, मैंने कंडक्टर की एरिया को बढ़ा दिया, 2 टाइम्स कर दिया, तो अब इलेक्ट्रॉन वो जो रास्ता उसको जाने के लिए था वो थोड़ा सा चौड़ा हो गया, ठीक है। और जब चौड़ा हो जाएगा तो क्या होगा, बीच में काफी खाली जगह मिल जाएगा, और कोलिजन अब कम होगा। जो कोलिजन पहले ज्यादा हो रहा था, अब वो कोलिजन एरिया के बढ़ने से
कम हो जाएगा। और कोलिजन कम होने का मतलब है कि कोलिजन पहले से आधा हो जाएगा। यहाँ पे 2 टाइम्स एरिया बढ़ाने से कोलिजन क्या हो जाएगा, जस्ट उसका आधा हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं विद द इंक्रीज इन एरिया नंबर ऑफ कोलिजन आल्सो डिक्रीजेज, और नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हमने कहा है कि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर के। ठीक है, अगर ये फॉर्मूले से बात करें तो क्या होगा, मान लेते हैं कि पहले ये रहा होगा R इज इक्वल टू ml ANE स्क्वायर टाउ, दोबारा क्या हो जाएगा नया वाला 2 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा ml 2ANE स्क्वायर टाउ, यानी कि R डैश जो हो जाएगा 1/R/2 हो जाएगा। पहले वाले रेजिस्टेंस का जस्ट 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एरिया को हमने दुगुना किया, रेजिस्टेंस हाफ हो गया। एरिया को हमने 4 टाइम्स बढ़ाया तो रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो इन सब चीजों को आप लोगों को ध्यान देना है। कभी कभी एरिया वाले फॉर्मूले में क्या होता है कि एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आपको बोलेगा कि रेजिस्टेंस आपको बोलेगा कि कंडक्टर के रेडियस को 2 टाइम्स किया गया। कंडक्टर के रेडियस को क्या किया गया, 2 टाइम्स किया गया। तो आप बताइए कि उसका एरिया कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो कंडक्टर के रेडियस को जब हम लोग 2 टाइम्स करेंगे तो उसका एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 टाइम्स, क्योंकि ये 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा। और उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे भी आप लोगों को ध्यान देते रहना है। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं और हम लोग बात करेंगे कि नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। और नेचर ऑफ मटेरियल जब हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं पे एक टर्म आ जाएगा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आइए देखते हैं कि कैसे ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, हमने क्या देखा, हमने देखा कि R जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के, R जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। ठीक है, ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि R क्या है, इस तरह से हम दोनों कंडीशन को मिला के कह सकते हैं L/A। ठीक है, और यहां से हम लोग कह सकते हैं, यहां से आप जैसे ही जानते हो, जैसे ही प्रोपोर्शनल हटाएंगे एक कांस्टेंट फिर आएगा। यहां पे एक कांस्टेंट आता है रो, यहां पे कांस्टेंट क्या आ जाता है, रो L/A। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। ठीक है, रो क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं, जो रो हमारा है इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टिविटी है, या इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब है कि उस मटेरियल का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मतलब उस मटेरियल के नेचर के हिसाब से जो उसका रेजिस्टेंस है वो होता है। ठीक है, समझते हैं पहले इसको, ये है क्या। जैसे हम लोगों को क्या मिला, एक हम लोगों को रिलेशन मिला R इज इक्वल टू L रो L/A। अभी जो रो होता है यही होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, और यही होता है नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस का। ये जो रो होता है ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे हमने सिल्वर की बात की तो सिल्वर में क्या होता है, सिल्वर में कहते हैं कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, क्योंकि हो सकता है कि उसका ऐसा नेचर है कि उसके कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसमें कोलिजन कम हो रहा होगा। हो सकता है कम इलेक्ट्रॉन हो, इसमें कम इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रॉनों की भीड़ कम है तो कोलिजन भी क्या है, कम हो रहा है। और कम कोलिजन होने की वजह से हो सकता है कि वहां पे कंडक्टेंस ज्यादा शो कर रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ ऐसे मटेरियल है, जैसे मान लीजिए कि माइका है या कोई भी दूसरी चीजें हैं, तो उसमें क्या हो रहा है कि ज्यादा उसका रेजिस्टेंस थोड़ा कम है। क्यों रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि कंडक्टर का कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है कि उसमें इलेक्ट्रॉन का कोलिजन कम हो रहा है। ठीक है, या कोई ऐसा कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि ऐसा हो सकता है कि रेजिस्टेंस ज्यादा होने का कारण क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच का जो कोलिजन है वो काफी ज्यादा होता होगा। ठीक है, तो वो किस चीजों पे डिपेंड करता है, वो इस रो पे डिपेंड करता है। आप बुक में देखोगे एक टेबल आप लोग को मिलेगा, तो उसमें किसी का रो ज्यादा है, किसी का रो कम है। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं इसके डिफिनीशन के बारे में कि ये क्या होता है। अगर हम लोग इसी फॉर्मूले में L की जगह पे 1 मीटर और A की जगह पे, एरिया की जगह पे 1 मीटर स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा R इज इक्वल टू रो। ठीक है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है
क्या हो सकता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डिफिनेशन? क्या हो सकता है? ये कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब कि सपोज करते हैं कि मेरे हाथ में ये जो मार्कर है इसका एरिया जो है, पॉसिबल तो नहीं हो सकता है, मान लेते हैं कि इसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और इसका लेंथ कितना है, जैसे मैंने केवल इतना लिया, इसका एरिया क्या है 1 मीटर स्क्वायर है और इसका लेंथ कितना है 1 मीटर है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इसको हमने क्या किया कि इसका रेजिस्टेंस निकाला। तो इसका रेजिस्टेंस आर किसके इक्वल होगा? रो के इक्वल होगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आर क्यों रो के इक्वल है? क्योंकि लेंथ भी 1 है और एरिया भी 1 है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका, केवल इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम लोग ऐसे ऐसे करके एक बड़ा सा कंडक्टर ले लिए, तो एक का कितना है, एक यूनिट का इतना है, तो बहुत सारे यूनिट का उसका मल्टीपल करके हम लोग निकालते हैं। ठीक है, मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को क्या कह सकते हैं हम लोग? द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अगर हम लोग बात करें इसकी एसआई यूनिट की बात करें हम लोग, तो वो क्या हो जाएगा? और एसआई यूनिट की हम लोग बात करेंगे तो इस फॉर्मूले में हम लोग को यहाँ मीटर मिलता है। जैसे हम लोग यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू RA अपॉन L। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं ओम मीटर। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? ओम मीटर इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर हम लोग इसके डायमेंशनल फॉर्मूला की बात करें, तो ये क्या हो जाएगा? अब जैसे हम लोग अभी रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने देखा अभी, तो रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या था? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला था ML स्क्वायर T-3 और A-2। ये रेजिस्टेंस का था और मीटर का हम लोग करेंगे तो वो L हो जाएगा। ओवरऑल हमको डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा ML³ T-3 और A/-2। ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल। जो ये रो है, जो नेचर ऑफ मटेरियल है, आप लोग देख सकते हो कि हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि जो कंडक्टर होते हैं उसमें सिल्वर का सबसे कम, पूरे जो कई तरह के जो मटेरियल आप लोग देख रहे हो, कंडक्टर है, एलॉय है या सेमीकंडक्टर है या जो आपका ये इंसुलेटर है, तो सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है? वो सिल्वर का है। और आप लोग देखो तो कंडक्टर में इनकी जो रेजिस्टिविटी है उसका रेंज क्या है? 10⁻⁸। कंडक्टर में सबसे ज्यादा किसका है? वो मरकरी का है। ठीक है, उसी तरह से आगे आप लोग देख रहे हो कि जो इंसुलेटर में अंबर है, ग्लास है, माइका है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें आप लोग देखो कि अंबर का सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस का मतलब है कि सबसे बेकार जो इंसुलेटर होगा वो कौन होगा? अंबर होगा। तो ये हर मटेरियल के हिसाब से इसकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है। ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होता है, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होती है उसका रेजिस्टेंस भी कम होता है। ठीक है, तो अगले टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। बात दोनों के लिए एक ही होगी। ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस एक तरह से रेजिस्टिविटी पे ही डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा टेम्परेचर पे इसकी डिपेंडेंसी किस तरह से होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हो।